आइए टॉपिक को गति प्रदान करते हैं और चुंबक के आगे वाले टॉपिक में हम बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से है आपका चुंबकत्व एवं गाउस का नियम। इससे पहले आपने आवेश के लिए गाउस का नियम पढ़ा था। तो आवेश वाले में बोलता है कि अगर एक आवेश है उसके चारों ओर बल रेखा गुजरता है और उन बल रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता था? फ्लक्स कहा जाता था। तो वहाँ पे जो टोटली फ्लक्स होता था उसमें कुछ उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुने के बराबर होता था। ठीक है, और आवेश अंदर रहता था, फ्लक्स बाहर निकलता था, और वह एक बंद पृष्ठ के लिए ही हमेशा क्या होता था? लागू होता था। तो अब यहाँ से है कि चुंबकीय फ्लक्स, किसी चुंबक के अंतर्गत गाउस का नियम, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय बल रेखा अगर एक बंद पृष्ठ होता है तो उसमें चुंबकीय बल रेखा जो होता है वो जनरली क्या होता है? बाहर होता है। अगर N और S है तो इसमें अंदर जब जाएगा फिर बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, उसमें भी एक स्थिति होता था कि आवेश अगर बाहर होगा तो फ्लक्स कितना होगा? तो आवेश प्रवेश करेगा फिर बाहर निकल जाएगा तो शून्य। तो ठीक उसी प्रकार से आपका क्या हो जाएगा कि हम लोग एक पृष्ठ की अगर कल्पना करते हैं तो वहाँ से आपका जो चुंबकीय फ्लक्स है वह शून्य होता है। तो यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक बंद पृष्ठ की कल्पना करें तो हम पाते हैं कि पृष्ठ में जितनी बल रेखाएं निकलती हैं उतनी ही प्रवेश करती हैं। मतलब यहाँ पे जो भी आपका नॉर्थ और साउथ होगा वो उस बंद पृष्ठ के बाहर होगा, मतलब अंदर और बाहर जाएगा तो टोटल फ्लक्स यहाँ पे शून्य होगा। आइए थोड़ा सा हम यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन करेंगे दोनों आपका विद्युत और चुंबक में। मैंने इससे पहले भी कहा आपका कि विद्युत वाले में ना आवेश होता है और इसमें क्या होता है? ध्रुव प्राबल्य होता है। ओके, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसा होगा? Q बराबर आप P बराबर Q इंटू 2L भी बोलते हैं, 2AB, ये M इंटू 2L। इसमें N और S के कारण, इसमें प्लस Q माइनस Q के कारण। इसकी अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसमें क्या किया है आपका 1/4πε0, यहाँ पे आपका 2P अपन कितना R³ इतना होता है, एक साथ पास में रख दिया है। और इसमें क्या होगा? μ0/4π2m/r³ विषुवत रेखा में या फिर विषुवतीय क्षेत्र या इसी को निरक्षीय स्थिति भी कहा जाता है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इसमें विद्युत क्षेत्र यहाँ पे P और 2P होगा। इसमें भी आपका विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से माइनस प्लस हो, आपका हम लोग डायरेक्शन बताते हैं, है ना। अब है बल आघूर्ण टाउ बराबर P, तो टाउ बराबर मैंने अभी भी पढ़ाया MB, और स्थितिज ऊर्जा -PE तो -B। तो बस दोनों में अंतर केवल इसमें प्रदर्शन B से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ विद्युत क्षेत्र को E से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ P से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा दोनों में डिफरेंट है, उसको आपको समझना है। आगे आइए बढ़ते हैं भू चुंबकत्व या पार्थिव चुंबकत्व। तो हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे भू चुंबकत्व या पार्थिव मतलब होता है एक तरीके से भू, मतलब पृथ्वी एक चुंबक है। क्यों? तो पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, तो पृथ्वी के इस चुंबकत्व को भू चुंबकत्व कहते हैं। जाहिर सी बात है, पृथ्वी चुंबक है तो, है ना। तो अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हम भाई जो पृथ्वी के बाहर रहते हैं, हम लोग पृथ्वी के बाहर रहते हैं हम लोग, है ना। तो किस जगह पे हम लोग रहते हैं? इस जगह पे हम लोग विचरित करते हैं। तो जब पृथ्वी के हम लोग बाहर रहते हैं तो वह पृथ्वी एक चुंबक है, तो हम कैसे करके जाने, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे पहले पक्ष में प्रमाण है कि पृथ्वी चुंबक है या नहीं, उसके बारे में हमको बताना है। क्षैतिज तल में घूमने वाले स्वतंत्र चुंबकत्व उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। आपको पता है ना, एक चुंबक को अगर हम स्वतंत्रतापूर्वक अगर लटका दें तो एक उत्तर की ओर जो ठहरता है उसे उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, और जो दक्षिण की ओर ठहरता है उसे हम दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। अब बात सामने ये आई कि भाई ये उत्तर में ही क्यों ठहरा, दक्षिण में ही क्यों ठहरा, उल्टा पुल्टा क्यों नहीं हुआ, है ना। सामान्य लोहा जो होगा वो किसी भी डायरेक्शन में होगा। तो इसके पीछे जो कारण ये होता है कि जब ये उत्तर में ठहरा है तो इधर कोई दक्षिण वाला होगा तब ना उत्तर की ओर ठहरा है, क्योंकि उत्तर दक्षिण को आकर्षित करेगा।
और इधर जो दक्षिण वाला ठहरा है, जाहिर सी बात है कि इधर उत्तर होगा, तभी जाके आपका क्या होगा, एक दूसरे से ठहरा है। तो यहाँ पहला मैं पक्ष में प्रमाण देता हूँ कि क्षैतिज तल में घूमने वाला स्वतंत्रतापूर्वक आपका उत्तर दक्षिण में ठहरता है। तो स्वतंत्रतापूर्वक सदैव उत्तर दक्षिण में ठहरता है, यह तभी संभव है जब पृथ्वी चुंबक की भांति कार्य करेगा, है ना। तो प्रश्न आपको 2 नंबर का भी पूछा जा सकता है। क्या पूछेगा कि क्षैतिज तल में घूमने वाला जो चुंबक है वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है, क्यों? तो यहाँ पे पृथ्वी खुद एक चुंबक होता है। अब पृथ्वी जब चुंबक है तो वहाँ से क्या करेगा, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। दूसरी बात, यहाँ से दूसरा पॉइंट बोलता है कि पृथ्वी के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में गड़े लोहे की आपका छड़ बन जाना। अब हम एक काम करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, उत्तर दक्षिण दिशा को पहले हम जानते हैं कौन उत्तर कौन दक्षिण। तो हम लोग अंदर क्या करते हैं, मिट्टी खोदते हैं और वहाँ से क्या करते हैं, अंदर में एक छड़ को ऐसा लिटा देते हैं, वो एक उत्तर साइड होगा और एक दक्षिण साइड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लोहे की एक छड़ को उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ दिया जाए, इसमें मिट्टी ऊपर में डाल देते हैं, तो कुछ समय पश्चात वह चुंबक बन जाता है। यह तभी संभव है जब आपका वह चुंबक की भांति कार्य करेगा। तो देखो, अगर उत्तर दक्षिण दिशा में छोड़ दो और बहुत दिनों के बाद ये होता है ना। इसके लिए मैं एक एग्जांपल और भी देना आपको चाहूँगा। देखिए, अगर एक चुंबक के साथ एक सिक्का को आप क्या कर दो, चिपका देते हो, उस सिक्के के साथ और एक सिक्का को चिपका देते हो तो भी चिपक जाता है, और एक सिक्के को चिपका दो चिपक जाएगा, है ना। तो उसमें चुंबक के पास में जब कोई चीज़ आता है तो चुंबकत्व का गुण आने लगता है, तो ये चुंबक जैसे बन जाता है, तभी ना एक अन्य सिक्का को वो क्या करता है, आकर्षित करता है। और ये भी उसके पास जब जाएगा तो ये भी एक अन्य सिक्का की तरह व्यवहार करता है, तब ये आकर्षित करता है। तो ठीक उसी तरीके से अगर पृथ्वी चुंबक है, उसको उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरा देंगे तो यहाँ बल रेखा गुजरते गुजरते जो चुंबकीय पदार्थ है वो बहुत दिनों बाद एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। अगला है आपका उदासीन बिंदु का अस्तित्व होना। अब उदासीन बिंदु का अस्तित्व, उदासीन बिंदु किस चीज़ को कहते हैं सबसे पहले, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा खींचते समय उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो आपने क्या किया था, नॉर्थ से साउथ की ओर आपका ये चुंबकीय बल रेखाएं होते हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर NCS, और अंदर में SCN की ओर यहाँ पे होते हैं ना। तो ऐसा आपका होता है। तो अब इसमें क्या हो जाता है कि कुछ ना उदासीन बिंदु होते हैं। तो उदासीन बिंदु कहाँ पे, जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य क्यों होती है इस जगह पे? एक तो हम लोग बोलते हैं कि ये N का प्रभाव इतना दूर जाएगा, S का प्रभाव, लेकिन देखिए उदासीन बिंदु तब प्राप्त होगा यदि वहाँ पे क्या होगा, एक अन्य चुंबक होगा। तो एक अन्य चुंबक होगा तो उसका भी एक चुंबकीय बल रेखा होगा, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और दोनों एक दूसरे को जब यहाँ पे प्रतिकर्षित करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, शून्य। मतलब उदासीन बिंदु मिल रहा है, मतलब दोनों संतुलन में है, मतलब ऐसा समझ सकते हो, दो बढ़िया दो आदमी हट्टे कट्टे लड़ रहे हैं, है ना। तो उदासीन बिंदु का अर्थ थोड़ा समझाता हूँ। ये भी इधर नहीं जा रहा है ना, वो भी इधर नहीं जा रहे हैं, दोनों इधर नहीं जा रहे हैं। मतलब यहाँ समझ के चलिए कि ये भी उधर नहीं जा रहा है, ये भी उधर नहीं जा रहा है, मतलब दोनों संतुलन में है ना। ऐसा लग रहा है कि उसमें कोई बल नहीं लग रहा है, बल लग रहा है लेकिन कोई बल नहीं लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इधर ना ये टस मस हो रहा है ना उधर टस मस हो रहा है, दोनों विस्थापन नहीं हो रहा है। तो उसी प्रकार उदासीन बिंदु यहाँ पे क्या होता है। तो उदासीन बिंदु क्यों है, एक चुंबक यहाँ पे है और दूसरा चुंबक यहाँ पे है, इसकी बल रेखा है इसकी बल रेखा है, तो दोनों एक दूसरे को, एक ऐसा बिंदु होगा जहाँ चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित बल रेखा भी कर सकते हैं। तो बोलिए रहा है कि इस बिंदु पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र आपका संतुलित हो जाता है, क्योंकि चुंबक के पास अन्य चुंबक नहीं है ना, अतः उसे संतुलित करने वाला चुंबकीय क्षेत्र निश्चित रूप से पृथ्वी ही होगा। मतलब एक के पास दूसरा होना चाहिए, दूसरा नहीं है, मतलब दूसरा कौन है, पृथ्वी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दूसरा पक्ष में प्रमाण, पहला यहाँ पे स्वतंत्रतापूर्वक उत्तर दक्षिण दिशा में, दूसरा यहाँ पे उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ देंगे चुंबक बनेगा, तीसरा यहाँ पे उदासीन बिंदु होगा, चौथा पृथ्वी के तल
तल के समीप ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र चुंबकीय सुई का पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न मान होना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो चुंबकीय सुई होता है वहाँ पे जो नीडल हम लोग 10वीं में प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो वो हर जगह पर क्या होता है, एक अलग अलग विक्षेप देता है। या फिर जहाँ हम जैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मापन करते हैं उसे चुंबकीय सुई मान लो, तो चुंबकीय सुई क्या होगा, हर जगह अलग अलग होता है। तो हर जगह अलग अलग होता है मतलब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अलग होगा, ध्रुवों पर अलग हो जाएगा, है ना, आपका क्षैतिज पर अलग अलग होगा। तो यह देखा गया है कि पृथ्वी तल के समीपता ऊर्ध्वाधर में घूमने के लिए स्वतंत्र चुंबकीय सुई 2 स्थानों पर पूर्णतः ऊर्ध्वाधर हो जाती है, मतलब ध्रुवों पर, तथा कुछ स्थानों पर वो पूर्णतः क्षैतिज हो जाती है। तो इस स्थिति पर ज़्यादा होगा, इस स्थिति पर कम होगा, ऐसा कि ध्रुवों पर क्षैतिज और आपका ऊर्ध्वाधर हो जाना, शेष स्थानों पर आपका कुछ झुकी रहती है। यह तभी संभव है जब पृथ्वी एक चुंबक की भांति, मतलब देखो अगर वो चुंबक है तो हर जगह चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग होगा, है ना। आगे की ओर यहाँ पे आते हैं भूचुंबकीय तत्व के सामान्य तत्व। पृथ्वी एक चुंबक है ना, तो पृथ्वी एक चुंबक है, उसके लिए कुछ सामान्य तथ्य हमको जानना जरूरी है ना। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक द्विध्रुव क्षेत्र के से जो पृथ्वी के केंद्र पर स्थित होता है, द्विध्रुव का जो अक्ष होता है वह आपका क्या हो जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के संपाती नहीं होता, बल्कि वर्तमान अक्ष से कुछ कोण पर झुका होता है, और वो जो कोण होता है वह आपका 11.3। तो इस बात को थोड़ा समझिएगा, है ना। तो मैं क्या बोला हूँ थोड़ा उसको देखो कि भूचुंबकत्व के सामान्य तथ्य, अगर ये पृथ्वी है तो इस पृथ्वी में क्या हो जाता है, 2 अलग अलग प्रकार के आपका अक्ष होते हैं, ठीक है। तो पहला अक्ष क्या होगा, एक जियोमेट्रिकल एक्सिस बोलते हैं, मतलब जिसके कारण वह पृथ्वी क्या करती है, घूमती है। और एक होता है उसका मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस का मतलब होता है ये चुंबकीय अक्ष, जो पृथ्वी एक चुंबक है ना, तो उसका चुंबकीय अक्ष ये होगा, और उसका जो ज्यामितीय अक्ष है जहाँ बीचों बीच होल होगा ये होगा। और दोनों एक दूसरे के ऊपर नहीं होते, ये दोनों से कुछ एंगल क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, कुछ एंगल डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ से बोलता है कि विद्युत ध्रुव अक्ष पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के समांतर नहीं होता, एक भौगोलिक अक्ष, इस चीज़ को भौगोलिक कहा जाता है। भौगोलिक मतलब जो आपका रियल में नॉर्थ साउथ है ना। और इसका जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के निकट तथा उत्तरी ध्रुव आपका क्या होगा, NM कहते हैं, तथा ध्रुव भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के निकट तथा आपका दक्षिणी ध्रुव को SN। मतलब देखो एक को NG जियोमेट्रिकल नॉर्थ, NS आपका क्या होगा, जियोमेट्रिकल आपका क्या हो जाएगा, मतलब एक बार NG हम लोग कर सकते हैं और एक बार SM, ऐसा अलग अलग हम लोग यहाँ पे आपका नाम दे सकते हैं कि नॉर्थ जियोमेट्रिकल, साउथ जियोमेट्रिकल। नॉर्थ आपका क्या हो जाएगा, वो चुंबक के लिए, और साउथ उस चुंबक के लिए। तो जो आपका ज्यामितीय अक्ष है और जो आपका चुंबकीय अक्ष है, दोनों के बीच का एंगल 11.3, मतलब जो दोनों ध्रुव होते हैं ये उसका भौगोलिक आपका बोल सकते हैं, ये भौगोलिक अक्ष होता है, और दूसरा यहाँ से ये वाला क्या होगा, चुंबकीय अक्ष होता है, ठीक है। अब यहाँ से भौगोलिक अक्ष ये होगा, ठीक, इसको आपका NG, G फॉर जियोमेट्रिकल, SG, G फॉर जियोमेट्रिकल, NM मैग्नेटिक, SM आपका मैग्नेटिक, इसको चुंबकीय अक्ष आपका कहा जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, कुछ डेफिनेशन आएंगे जो इससे डिपेंडेंट है। पहला होता है भौगोलिक अक्ष, किसको बोलते हैं, 3 डेफिनेशन यहाँ पे आएगा। भौगोलिक अक्ष मतलब भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली, ये एक भौगोलिक ध्रुव है, ये एक भौगोलिक ध्रुव है, तो भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, भौगोलिक अक्ष कहा जाता है, ठीक है। अब आपका भौगोलिक याम्योत्तर, याम्योत्तर शब्द कब आता है, थोड़ा सा देखो। अगर एक चुंबक है और इस चुंबक का ये उसका क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष होगा, तो उसका एक ऊर्ध्वाधर तल होगा, और उस ऊर्ध्वाधर तल को क्या कहा जाता है, याम्योत्तर। तो भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को
अब यहाँ से क्या होगा, इससे गुजरने वाला जो एक ऊर्ध्वाधर तल होगा उस ऊर्ध्वाधर तल को क्या कहा जाएगा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर तल को क्या कहा जाएगा, भौगोलिक याम्योत्तर। तो अगर लाइन ऐसा है तो उसका तल ऐसा होगा, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर जो भी आपका क्या होगा, एक तल होगा, उस तल को हम लोग क्या कहते हैं, भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं, ठीक है। अब भौगोलिक याम्योत्तर के बाद यहाँ से एक क्या हो जाता है, भौगोलिक विषुवत रेखा। देखिए ये वाला चीज़ जो होता है वो विषुवत रेखा, मतलब ये सामने, ठीक है। तो ये तो आपका ये सामने हो जाएगा, तो एक लंबवत तल जो हो जाएगा वो आपका भौगोलिक क्या हो जाएगा, विषुवत रेखा होगा। तो ये जो आप दिख रहा है यहाँ से, ये इसको भौगोलिक विषुवत रेखा। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है कि भौगोलिक अक्ष के लंबवत पृथ्वी के तल के सबसे बड़े आपका वृत्त को भौगोलिक विषुवत रेखा। देखिए ये सबसे बड़ा वृत्त जो कि उसका सेंटर से होकर जाना चाहिए, है ना, वहाँ पे सबसे बड़ा जो भी एक हम लोग यहाँ पे क्या खींचेंगे, एक वृत्त खींचेंगे, उस चीज़ को हम भौगोलिक विषुवत रेखा, ठीक है। ये भौगोलिक अक्ष है, ऊर्ध्वाधर तल उसका क्या हो जाएगा आपका, एक तरीके से ऊर्ध्वाधर तल को हम लोग याम्योत्तर, और इसमें जो आपका क्या हो जाएगा उसका एक लंबवत तल होगा, उस लंबवत तल को या जो विषुवत रेखा होगा उस विषुवत रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, आपका यहाँ भौगोलिक विषुवत रेखा। अब ये भौगोलिक से हुआ, अब चुंबकीय से भी होगा। चुंबकीय आपका क्या हो जाएगा, चुंबकीय अक्ष किसको बोलते हैं, है ना, तो चुंबकीय अक्ष ये भौगोलिक है। तो चुंबकीय अक्ष चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष बोलते हैं, ठीक है। फिर उसी के बाद बोलेगा कि भौगोलिक याम्योत्तर बोला तो चुंबकीय याम्योत्तर, उसके ऊर्ध्वाधर तल को हम लोग चुंबकीय क्या कहते हैं, याम्योत्तर कहते हैं। और इससे आपका क्या हो जाएगा, जो एक विषुवत रेखा होगा, है ना, यहाँ से होकर जो एक विषुवत रेखा होगा, ये देखिए ये विषुवत रेखा यहाँ पे होकर गया, तो इस विषुवत रेखा को क्या कहा जाएगा, आपका चुंबकीय विषुवत रेखा। तो फिर यहाँ से देखिए भूचुंबकीय अक्ष, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को भूचुंबकीय अक्ष, है ना। अब यहाँ पे भूचुंबकीय याम्योत्तर अक्ष से आपका क्या होगा, गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल को याम्योत्तर, है ना। फिर यहाँ से आपका क्या होगा, भूचुंबकीय विषुवत रेखा। तो यहाँ से विषुवत रेखा शब्द जब भी हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसका एक लंबवत तल यहाँ पे होगा, तो इस लंबवत तल को विषुवत रेखा आपका कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये देखो तीन 6 डेफिनेशन होते हैं, है ना, और ये डेफिनेशन भी कभी कभी पूछे जाते हैं, है ना। ये तीनों एक के हैं और ये तीनों एक के हैं, ठीक है। आगे है भूचुंबकीय तत्व। देखिए तत्व मतलब जो आपका पृथ्वी जो है एक चुंबक है जैसे हमने कहा, और वो पृथ्वी चुंबक है तो वह कौन कौन से चीज़ों पर निर्भर करेगा, उन चीज़ों को हम लोग भूचुंबकीय क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तो यहाँ से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र नियत नहीं रहता, अपितु स्थान और समय के साथ बदलता रहता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी ना धीरे धीरे बदलता है। क्यों बदलता है, क्योंकि यहाँ पे जो भौगोलिक अक्ष होता है और आपका जो चुंबकीय अक्ष होता है वो दोनों के बीच ना एंगल दिनों दिन क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो एंगल ये अलग अलग होते जाएगा, तो हर जगह पे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 3 चीज़ें होती हैं जो इस पर निर्भर करते हैं। वो होता है आपका, उन्हें भूचुंबकीय तत्व कहते हैं कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व के अध्ययन के लिए जिन भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है ना, उन्हें भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। अब यहाँ पे अध्ययन करेंगे तो जिसकी आवश्यकता हुआ, तो 3 चीज़ें होती हैं, दिक्पात, नमन कोण या इसको नति कोण, या पृथ्वी की क्षैतिज आपका क्या होगा, तीव्रता। तो दिक्पात मतलब होता है किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर, है ना। तो चुंबकीय याम्योत्तर किसको कहते हैं, ऐसा इधर चुंबकीय होता है ना। तो यहाँ से चुंबकीय याम्योत्तर ये वाला हो गया, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, चुंबकीय याम्योत्तर, और दूसरा भौगोलिक वाला ऐसा होता है, और उसका क्या हो जाएगा, याम्योत्तर है मतलब क्या होगा, ऐसा है। इन दोनों के मध्य अगर कुछ आपका, इन दोनों के मध्य अगर कुछ एंगल है तो इनके बीच भी तो एक एंगल होगा। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच भी तो क्या होगा, एंगल होगा। तो यहाँ पर है कि के बीच के न्यून कोण, तो इन चुंबकीय याम्योत्तर भौगोलिक याम्योत्तर में जो एक कोण होता है ना, तो उस कोण को क्या कहा जाता है, आपका चुंबकीय
दिक्पात या फिर केवल दिक्पात कहा जाता है और इसका मान हर जगह पर क्या होता है, बदलता रहता है। तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा, दिक्पात होगा, है ना। तो दिक्पात एंगल यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये एक एक्सिस होगा, ये एक एक्सिस होगा, है ना, हर जगह पर एंगल अलग अलग होगा। अगला है नमन कोण या फिर नति कोण। नमन कोण क्या होगा, हम जानते हैं कि आपका पृथ्वी तल अपने गुरुत्व केंद्र पर घूमने के लिए स्वतंत्र चुंबक का भिन्न भिन्न स्थानों पर झुकाव अलग अलग होता है। इस झुकाव को नमन कोण या नति कोण कहते हैं। नमन कोण या नति कोण टांग देंगे तो पृथ्वी के साथ आपका वो हमेशा क्या करता है, एक एंगल बनाता है ना। तो यहाँ से जो एंगल बनाएगा तो उस आपका किसी स्थान पर ऊर्ध्वाधर आपका तल में आपका गुरुत्व केंद्र पर घूमने वाले चुंबकीय आपका जो अक्ष गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक क्षैतिज रेखा है, ठीक, और यहाँ पे उसका क्या होगा, चुंबक का जो भी एक्सिस है इसके साथ जो कोण बनाएगा उसे हम क्या कहते हैं, नमन कोण या नति कोण कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए एक दूसरा डेफिनेशन कि किसी स्थान पर चुंबकीय आम्यतन में पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है, मतलब क्षैतिज के साथ के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए, आपका नति कोण बोलते हैं। उसके बाद होता है पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। अब जनरली पृथ्वी का भी अपना एक क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो उसका क्षैतिज घटक को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से बोल रहा है कि यह चुंबकीय आम्यतर के पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र I का क्षैतिज घटक होगा। अगर ऊर्ध्वाधर घटक I है तो या क्षैतिज घटक क्या होता है, H होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पृथ्वी का यहाँ पे क्या होगा, 3 अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र आपका होता है ना। तो इसमें से अलग अलग में एक संबंध होता है, D दिक्पात कोण कहा जाता है, थीटा एंगल, H, इन तीनों में एक रिलेशन होता है। इस रिलेशन के आधार पर हम एक दूसरे को जान सकते हैं। तो फिलहाल इतने दूर तक हम पढ़ाते हैं, एक बार डबल आप पढ़ने का प्रयास कीजिए, आसानी से समझ में आएगा। उसके बाद एक डेरिवेशन है, उससे न्यूमेरिकल बनेंगे जो कि हम उसको कल ब्लैक बोर्ड में बताएंगे। धन्यवाद।